हमारा टॉपिक है इवोल्यूएशन ऑफ यूएन। बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जो ये यूनाइटेड नेशन है इसका जो डेवलपमेंट है कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ और इसी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसने पूरे वर्ल्ड को इनक्रेज किया कि हमें एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो कि वर्ल्ड लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट होती है उनके इश्यू से डील कर सके। और दैट्स वाई जो लीग ऑफ नेशन है उसका बोर्न हुआ, यानी उसी का जो रिजल्ट था वो था लीग ऑफ नेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंटरनेशनल जो इशू थे उनसे डील करती थी। पर और ये जो अपने इसका शुरुआती जो टाइम पीरियड था वो काफी सक्सेसफुल भी ये काम कर रही थी। पर इन सब चीजों के बाद भी ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसको नहीं रोक पाई। एंड 1939 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 तक, इसमें काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और काफी ज्यादा जो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इसके इफेक्ट रहे थे। जो लीग तो फिर क्या होता है कि जो ये यूनाइटेड नेशन है ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर होता है, यानी लीग ऑफ नेशन में काफी चेंज करके इसे रिफॉर्म किया जाता है और उस जो रिफॉर्म करके जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको नाम दिया जाता है यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन। तो इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1945 में, जब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हुआ था और लीग ऑफ और यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। तो बेसिकली इसको 51 जो स्टेट थी उन्होंने एक डिक्लेरेशन लेटर पर साइन किए थे और तब जाकर इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। तो इसकी जो बेसिकली क्या एम थी कि जो लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाई है वो काम इस ऑर्गेनाइजेशन को करना है, यानी जो अब तक लीग ऑफ नेशन जिस काम में अनसक्सेसफुल रही है उसमें हमें सक्सेस लानी है। इसका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो था प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैसिलिटेट कॉर्पोरेट अमंग स्टेट्स, यानी जो इसकी जो वो होती हैं जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर जो कंट्री हैं उनमें एक तो उनमें फाइट होने से बचाना और दूसरी है उनमें जो कॉर्पोरेशन है उसको बढ़ाना, यानी कोई इशू ऐसा है जिस पे आगे चलकर वॉर हो सकता है उस इशू से डील करना और साथ ही जो सभी मेंबर स्टेट है उनमें कॉर्पोरेशन को बढ़ाना। तो इसको क्या कहते हैं, इसीलिए इन्वेंटेड किया गया कि जो सभी कंट्री आए और वो आकर अपना इम्प्रूवमेंट करे, यानी ना कि लड़ाई करे या फिर वॉर्स वाली चीजें हो, बल्कि वो आके अपना सोशियो एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे ताकि उनमें इकोनॉमिक अगर कहीं जहाँ पर चीजें लड़ाई वड़ाई नहीं हो रही है वो कंट्री बेसिकली अपना डेवलपमेंट खुद ही कर लेती है काफी हद तक, क्योंकि वो किसी और चीज पर। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम पाकिस्तान का ही। पाकिस्तान है वो अपना जो ज्यादातर पैसा है वो मिलिट्री फोर्सेस पर वेस्ट कर रही है, यानी फाइट न्यूक्लियर पावर इन पर वेस्ट कर रही है, ना कि डेवलपमेंट पर। अगर वो इस चीज पर यानी लोगों के डेवलपमेंट पर अपना पैसा लगाए तो इस जो इनका पाकिस्तान का लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो सकता है, पर ये अपना पैसा वो कर रही है तो इसकी जो इकोनॉमी है वो भी खराब हो रही है। तो इसीलिए हर तरह के डेवलपमेंट में ये जो यूनाइटेड नेशन है ये सभी कंट्रीज की हेल्प करता है। और बेसिकली क्या है कि जो ये यूनाइटेड नेशन है इसके पीछे यही होप काम कर रही थी कि ये हमें पीस प्रोवाइड करेगा। एंड अगर हम इसके मेंबर स्टेट की बात करें तो 2006 तक इसके 192 मेंबर स्टेट थी। इसकी एक यूएन जनरल असेंबली भी है इसको जिसको हम आम सभा कहते हैं, और उसमें जितने भी मेंबर हैं हर एक पावर को एक वोट का राइट है, यानी वो अपनी वोट दे सकता है, ये सभी को मिला हुआ है। और इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। तो जो ये 5 परमानेंट मेंबर है इनके बारे में हम बात करते हैं, ये है अमेरिका एंड रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि जो यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था और इसके इस्टेब्लिशमेंट के समय ये सबसे पावरफुल कंट्री थी, इसीलिए इनको इनका परमानेंट मेंबर बनाया गया था। और जो यहाँ का यानी इस यूनाइटेड नेशन का मोस्ट विजिबल फिगर है वो है यहाँ के सेक्रेटरी जनरल। जो सेक्रेटरी जनरल है वो यहाँ के मोस्ट यानी सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा वो हेड होते हैं, सार्वजनिक चेहरा होते हैं वो। एंड जो अब अगर हम बात जो बान की मून है वो या पहले इनके 8th वो थे सेक्रेटरी जनरल और उन्होंने ये पोजीशन ली थी 1 जनवरी 2007 में। ये फर्स्ट एशियन थे जिन्होंने इस पोजीशन को होल्ड किया था सिंस 1971 से। एंड
यूएन है, जो यूनाइटेड नेशन है, उसमें काफ़ी सारी एजेंसी है और काफ़ी सारी ब्रांचेज है, क्योंकि क्या करता है, ये जो कंट्रीज होती है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट को बंद करता है या और जो पीस है उसको बढ़ाता है। और इन्हीं चीज़ों को लेके इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसी हैं उनमें डिस्कशन होती है और इशू होते हैं। तो बेसिकली अगर हम इनकी एजेंसी की बात करें तो इसकी कुछ एजेंसी है, जैसे WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड पर हेल्थ को लेके काम करती है। एंड सेकंड है UNDP, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ के ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखती है और काफ़ी अलग अलग प्रोग्राम चलाती रहती है। नेक्स्ट इज UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार हैं उनको, ह्यूमन राइट्स जो मिले हुए हैं उनके उल्लंघन के अगेंस्ट चलाती है। एंड नेक्स्ट है, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है क्योंकि इनमें सिर्फ RSC वर्ड थोड़ा सा ही फर्क है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ फॉर रिफ्यूजी, जो कि रिफ्यूजी के लिए है। एंड नेक्स्ट इज UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जो कि वर्ल्ड पर जो चिल्ड्रंस है उनके लिए फंड प्रोवाइड करती है उनके डेवलपमेंट के लिए। एंड एट द एंड यूनेस्को ये काफ़ी फेमस है बेसिकली, वैसे तो आप सभी इसके बारे में जानते नहीं है, अगर फिर भी नहीं जानते तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनके नाम याद करने इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में एक एक नंबर के आ जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलाती है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा आपका टॉपिक। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जो कोल्ड वॉर था, कोल्ड वॉर के बाद इसे रिफॉर्म किया गया, यानी इसे दोबारा से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गई। तो बेसिकली हम उन इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हुई, क्यों हुई और क्या रीज़न थे। अब हम बात करेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन था उसमें कोल्ड वॉर के बाद क्यों इम्प्रूवमेंट किए गए, यानी जो कोल्ड वॉर था वो 1991 में ख़त्म हो चुका था, तो इसके बाद इसमें जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट थी वो 1945 में हुई थी। सो तब से लेके इसमें कोई चेंज नहीं हुए थे, बट 1991 के बाद इसमें चेंज करने की जो ज़रूरत थी वो फील हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सिचुएशन है वो जो जैसे कि 1945 से लेकर जो 1991 का जो टाइम पीरियड था वो काफ़ी लंबा था और इसमें जो सिचुएशन थी वो भी चेंज हो रही थी। इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि हमें भी ऐसा लगा कि अब सिचुएशन चेंज हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो जो यूनाइटेड नेशन है उसमें अब जो फील हुआ कि यहाँ पर कुछ अपग्रेडेशन करनी होगी और इसीलिए यहाँ पर भी मांग की गई कि यहाँ पर कुछ चेंज किया जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम पीरियड गया है। तो इस नीड को आइडेंटिफाई किया कर डिमांड की गई कि जो ये नीड है इसको किया यानी कंप्लीट किया जाए, यानी इसमें चेंज किया जाए। तो जो क्या कहते हैं, जो ये चेंज थे इनका जो नेचर था वो उनको लेकर भी यानी कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा था, यानी किसी की कुछ अलग राय थी तो किसी की कुछ और, तो वह किसी एक चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे थे। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन के सामने दो तरह के चेंज और इम्प्रूवमेंट का इशू था। उनमें से एक था कि जो यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर और जो प्रोसेस है इसको चेंज किया जाए, यानी इसमें थोड़ा चेंजिंग किया जाए, जो ये काम इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें इम्प्रूवमेंट की जाए। एंड देन जो सेकंड था वो इसका जो जस्टिस का जो एरिया था उसमें चेंज करने के लिए था कि कौन से इशू इसे लेने चाहिए, कौन से इशू में इसे इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये दो तरह के इन्वॉल्वमेंट, दो तरह के इशू थे जिनमें चेंज की बात की जा रही थी। जो ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्री थी वे सभी इस चीज़ से एग्री थी कि इन दोनों ही एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। पर फिर भी कंट्रीज़ के बीच में ये सहमति नहीं बन पा रही थी कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो इसके साथ ही जो क्या थी, एक 1 सेकेंड, तो जो पहला चेंज था उसमें क्या स्ट्रक्चर को लेके थी और दूसरी तो थी बजटरी प्रोसेस को लेके। एंड इसकी जो इसके स्ट्रक्चर को लेके जो चेंज था उसमें क्या था कि सबसे बड़ी जो बात थी वो इसके सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर थी कि जो कुछ कंट्रीज थी उनका मानना था कि ये अपना रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रही है और जो इसके अंडर जो वर्क आता है उसमें ये अच्छा काम नहीं कर रही है। उनका मानना ये भी था कि जो इसके सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें इसके जो मेंबर है उनकी नंबर को इंक्रीज कर देना चाहिए ताकि ये अच्छे से काम कर सके, यानी जो परमानेंट मेंबर और जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनके नंबर को भी बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो मेंबर स्टेट है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो इनकी जो एक फिक्स नंबर है इसको भी बढ़ा देना चाहिए।
एंड दैसे तभी ये जो आज प्रेजेंट टाइम में अच्छे से काम कर सकेगा। और दूसरी ये चीज़ थी कि जो एशिया, अफ्रीका और जो साउथ अमेरिका की जो कंट्री है उनको जो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें किसी भी तरह की यानी पावर नहीं है, ऐसी कोई एक हेड नहीं है जो उनके फेवर में काम करे, तो उनको भी एक मेंबरशिप इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में मिलनी चाहिए। और इसके यानी जो लोग हैं वो ये मानना चाहते थे कि जो अमेरिका और जो संयुक्त राष्ट्र का जो बजटरी प्रोसेस है इसमें भी वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहते थे। एंड अगर हम जहाँ तक बात करें इसके यूनाइटेड नेशन में इन मुद्दों की ये कौन कौन से मुद्दे अपने अंडर में लेता है, तो इस चीज़ को भी लेकर इम्प्रूवमेंट की लोग मानते थे कि इम्प्रूवमेंट किया जाना चाहिए। यानी जो इसके जस्टिस में यानी इसके न्याय अधिकार में जो इशू आते हैं उनको लेकर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे। तो कुछ देश और जो कुछ एक्सपर्ट थे उनका मानना था कि इसे वर्ल्ड में पीस के लिए काम करना चाहिए, और जो दूसरे थे उनका मानना इनसे अलग था। उनका मानना था कि इसे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। तो ऐसे ही इनके आपस में भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कॉन्फ्लिक्ट थी कि किसी को लगता था कि पीस के लिए काम करे और किसी को लगता था कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करे। वैसे अगर हम इन जो ये इम्प्रूवमेंट की मांग थी इन पर हम आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट वाली हम जो इनके वो देखेंगे कि हमें किस पर ज़्यादा बात करनी होगी, तो वो हो गई यूनाइटेड नेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो यूनाइटेड नेशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुई थी। उस टाइम पर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो उससे जो सिचुएशन थी वो काफ़ी चेंज हो रही थी। जैसे कि 1990 और कोल्ड वॉर था वो 1991 में हुआ था, तो कोल्ड वॉर से काफ़ी सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी, इसीलिए इसमें इम्प्रूवमेंट की मांग की गई थी। तो बेसिकली अब सिचुएशन क्या थी, जो सोवियत यूनियन थी वो कोलैप्स हो चुका था, अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर बनकर बाहर आ गया था, और जो यूएस और जो रशिया था उनके बीच अब जो रिलेशन थे वो अच्छे रिलेशन थे, और चाइना काफ़ी बड़ी तेज़ी से एक सुपर पावर बन रहा था। साथ ही जो एशिया की जो इकोनॉमी थी वो भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही थी, और जो काफ़ी सारे जो न्यू कंट्रीज़ हैं वो भी आगे आ रहे थे, और काफ़ी सारी कंट्री है वो यूनाइटेड नेशन में इंक्लूड हो रही थी। ये जो मोस्टली कंट्री थी ये सोवियत यूनियन से अलग होकर हुई थी, तो ये सारी इंक्लूड कर रही थी। और वर्ल्ड के सामने अब क्या थी कि जो नई प्रॉब्लम थी वो भी क्रिएट हो रही थी। तो ऐसी ये हुआ कि जो ये कोल्ड वॉर था इसका एंड हो चुका था, तो जो वर्ल्ड था उसके सामने काफ़ी क्वेश्चन अराइज भी हो रहे थे यूनाइटेड नेशन को लेके कि जो यूनाइटेड नेशन है क्या वो इनफ है, यानी सिचुएशन सभी चेंज हो गई है, तो इसको लेके क्वेश्चन हुए थे क्या कि हमें कुछ करना ज़रूरी है और हमें क्या करना चाहिए, हाउ यानी कैसे करना चाहिए, कैसे ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है, कौन सी इसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। इन सभी के जो पर्सन है वो हम ट्राई भी कर रहे हैं कि हमें साथ साथ मिले, और बेसिकली ये क्वेश्चन भी अराइज हुए इसके साथ। अब जो हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ेंगे वो इसकी हम पढ़ेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो प्रोसेस है और जो स्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो के साथ चैनल के साथ ऐसे ही बने रहे, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो तक वेट करें। तो थैंक यू।